हाँ जी बेटा। आज अपन माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व। क्या नाम है टॉपिक का? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व, जिसको हम शॉर्ट में पीपीसी भी बोलते हैं। पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व, इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं बेटा? पीपीसी भी बोलते हैं। अब देखो, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व को समझने से पहले आपको कुछ वर्ड समझने पड़ेंगे, जैसे प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। सर, किसी भी चीज से अगर आपको यूटिलिटी क्रिएट करते हो, यूटिलिटी क्या होती है? नॉर्मली अगर मैं बोलूँ तो यूजफुलनेस। हालांकि इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी वर्ड का मतलब अलग है, बट नॉर्मली मैं बोलूँ तो यूजफुलनेस। कि सर किसी भी चीज से आप जब कोई यूजफुलनेस क्रिएट करते हो तो बेटा वो क्या कहलाता है? प्रोडक्शन कहलाता है। जैसे मान लो मेरे पास कोई वुड थी, उस वुड के टुकड़े से मैंने चेयर बना दी। तो आप एक चीज देखो बेटा, कि जो लकड़ी का टुकड़ा हमारे किसी काम का नहीं था, अब जो चेयर बन गई बेटा वो हमारे काम आ रही है, तो ये क्या कहलाएगा? प्रोडक्शन ही तो कहलाएगा। आगे देखो, पॉसिबिलिटीज। तो पॉसिबिलिटीज हम वहां चेक करते हैं जहां पे दो ऑप्शन हो, कम से कम एटलीस्ट टू ऑप्शंस। कम से कम कितने ऑप्शंस हो बेटा? दो ऑप्शंस हो। तो पॉसिबिलिटीज हम ऑलवेज वहां चेक करते हैं जहां पे कम से कम दो ऑप्शंस हो। सर जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने एग्जाम दिया, तो दो पॉसिबिलिटीज बनती है, एक तो पास हो सकते हो या क्या हो सकते हो? फेल हो सकते हो। दैट मीन्स पॉसिबिलिटी वहां बनी ना जहां दो ऑप्शन है। अभी ऐसा हो कि सर आप एग्जाम दो और सिर्फ पास ही होगे, या एग्जाम दो और सिर्फ फेल ही होगे। दैट मीन्स आप एक चीज देखो, पास होने की पॉसिबिलिटी या फेल होने की पॉसिबिलिटी हम चेक ही नहीं करेंगे ना, क्योंकि रिजल्ट क्या मिलने वाला है? एक ही मिलने वाला है। कि सर अगर एग्जाम और हमेशा पास ही होंगे तो फेल होने की पॉसिबिलिटी है ही नहीं। सर एग्जाम और हमेशा फेल ही होंगे तो पास होने की पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो आप एग्जाम जब देते हो तो पास होने की पॉसिबिलिटी कितनी है, फेल होने की पॉसिबिलिटी कितनी है, ये तभी आएगी जब आपके पास ऑप्शन कम से कम दो हो, है ना। तो यहाँ पे भी हम देखेंगे कि जब हम प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे तो गुड्स कितने होने चाहिए? कम से कम दो। कम से कम दो गुड्स होने चाहिए बेटा, है ना। और कर्व का मतलब तो होता ही है डायग्राम। सर किसी भी चीज को जब हम ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं तो वो क्या कहलाता है? कर्व कहलाता है। तो आओ देखो, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व is an alternative combination, is an alternative combination of production of two goods. Alternative combination of production of two goods which can be produced at given level of technology and resources। तो ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व की डेफिनेशन हो गई, है ना। अब आप इसको समझो थोड़ा सा, क्या कह रहा है ये? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज एन ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही समझाया था, पॉसिबिलिटी हम वहां चेक करेंगे जहां पे गुड्स कम से कम कितने होंगे? दो। अब इसको एक एग्जांपल से समझो कि सर किसी बंदे के पास रिसोर्सेज हैं, और रिसोर्सेज हैं मान लो 10 रुपए। एक एप्पल जो है बेटा, उसका प्रोडक्शन करने में 1 रुपए का खर्चा आता है, और एक ऑरेंज जो है बेटा, उसका प्रोडक्शन करने में 0.5 रुपए का खर्चा आता है। ठीक है। आप एक चीज बताओ बच्चे, ध्यान से समझना आप, कि सर अगर उस बंदे ने 10 एप्पल प्रोड्यूस कर दिए, 10 एप्पल्स प्रोड्यूस कर दिए, तो वो ऑरेंजेस कितने प्रोड्यूस कर पाएगा? 0।
क्यों? क्योंकि पूरे 10 रुपए जो है वो तो एप्पल पे ही खर्च हो गए। एक एप्पल बनाने में कितने रुपए लग रहे हैं आपको? 1 रुपया लग रहा है, तो 10 एप्पल बनाने में कितने रुपए लग गए? 10 रुपए पूरे लग गए। तो ऑरेंज के लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं ना। अब सर मान लो 9 एप्पल का प्रोडक्शन किया आपने, तो आप 2 ऑरेंजेस का प्रोडक्शन कर सकते हो। क्यों? क्योंकि 9 एप्पल पे आपने 9 रुपए खर्च किए, तो बचे हुए 1 रुपए से आप 2 ऑरेंजेस खरीद सकते हो। अगर आपने 8 एप्पल्स का प्रोडक्शन किया तो आप 4 ऑरेंजेस प्रोड्यूस कर सकते हो। आपने 7 एप्पल्स का प्रोडक्शन किया तो आप 6 ऑरेंजेस प्रोड्यूस कर सकते हो। आपने 6 एप्पल का प्रोडक्शन किया तो आप 8 ऑरेंजेस प्रोड्यूस कर सकते हो। तो ये चलता ही जाएगा जब तक, अगर आप एप्पल 0 प्रोड्यूस करते हो तो आप 20 ऑरेंजेस प्रोड्यूस कर सकते हो। तो आप एक चीज देखो, आपके पास कितने सारे कॉम्बिनेशंस आ गए, ए बी सी डी, आगे भी चलते जाएंगे। बात समझ में? तो हमने क्या लिखा? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज एन ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स। तो ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस का मतलब भी आपको पता हो जाना चाहिए कि सर हमारे पास ऑप्शन एक से ज्यादा अवेलेबल होते हैं। which can be produced, which can be produced। तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि सर जिसका प्रोडक्शन किया जा सकता है एट गिवन लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज। अब आप प्रोडक्शन करोगे तो कोई ना कोई रिसोर्स आपके पास होगा, कोई ना कोई टेक्नोलॉजी आपके पास होगी, है ना। तो आप यहाँ पे ऐसे मान के चलो कि एक बेसिक अजम्पशन है कि टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज में कोई चेंज नहीं होगा, है ना। तो आप ये ध्यान रखना इस चीज का। अब आगे चलते हैं बेटा। अब देखो आगे बनाएंगे अपन पीपीसी स्केड्यूल। अब देखो इकोनॉमिक्स में जहां पे भी स्केड्यूल वर्ड आता है तो आप समझ जाओ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। अगर किसी भी चीज को टेबल की फॉर्म में आपने रिप्रेजेंट किया है तो वो क्या कहलाता है बेटा? स्केड्यूल कहलाएगा। अब जैसे मैं यहाँ पे 2 गुड्स ले रहा हूँ बेटा, गुड एक्स, और मैं एक ले रहा हूँ गुड वाई, ठीक है। और एक मैं इधर कॉलम बनाऊंगा कॉम्बिनेशंस का। अब मान लो आप कि सर एक्स की मैं 10 यूनिट्स जब प्रोड्यूस कर रहा हूं तो वाई की मैं 0 कर रहा हूं। सर अब मान लो वाई की मुझे 1 यूनिट का प्रोडक्शन करना है अगर, तो मेरे पास रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, तो मुझे एक्स की कुछ यूनिट्स को कम करना पड़ेगा, ठीक है। वाई की कुछ और यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है मेरे को, तो एक्स को फिर से मेरे को कम करना पड़ेगा क्योंकि रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है। वाई की कुछ और यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है तो एक्स को फिर से मुझे कम करना पड़ेगा। और अगर वाई की मुझे और फिर ज्यादा यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है तो एक्स को फिर से कम करना पड़ेगा बेटा। तो आप एक चीज देखो, मेरे पास कुछ कॉम्बिनेशंस निकल के आए, ए बी सी डी और ये ई। और जब मैं इनको एक टेबल की फॉर्म में बनाऊंगा तो वो कहलाएगा बेटा पीपीसी स्केड्यूल। ये सर 2 गुड्स के प्रोडक्शन के जितने भी ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस होते हैं उनको जब आप एक टेबल की फॉर्म में लिखते हो तो वो क्या कहलाएगा? पीपीसी स्केड्यूल कहलाएगा। ये लो सर, बन गया पीपीसी स्केड्यूल। अब आगे बात करते हैं सर कर्व, है ना, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व। सर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व कैसा बनेगा, है ना। तो कर्व का मतलब तो पता ही है आपको, किसी भी चीज को ग्राफिकली प्रेजेंट करते हो आप, ग्राफिकली प्रेजेंट करते हो अगर किसी भी चीज को तो उसको क्या कहते हैं? कर्व कहते हैं। अब आप एक चीज देखो बेटा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ गुड एक्स, मैं यहाँ लिख रहा हूँ गुड वाई। ये ओरिजिन होता ही है, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये क्या है बेटा? वाई एक्सिस है। अब आप एक चीज देखो, गुड वाई की प्रोडक्शन की 4 यूनिट्स हैं, तो 1 2 3 4। अगर गुड एक्स के प्रोडक्शन की बात करूं तो 10 यूनिट्स है बेटा, तो मैं ले लेता हूं 2 4 6 8 10। अब देखो आप, जब गुड एक्स 10 था तो वाई 0 था, तो गुड एक्स 10, वाई देखो इधर से 0, गुड एक्स 10, तो ये लो यहाँ पे, है ना, कि सर जब गुड एक्स 10 था तो गुड वाई 0 था। फिर उसके बाद में क्या है? एक्स 9 था तो वाई 1 था, ये देखो ये 9 यहाँ कहीं से आया और ये 1 यहाँ से।
तो एक पॉइंट यहाँ बना। फिर उसके बाद में क्या है बेटा, x 7 था तो ये 2 था, 7 यहाँ से था तो ये 2 था। ये देखो यहाँ पे एक पॉइंट बन गया। फिर उसके बाद में x 4 था तो ये 3 था। ये 4 ये 3। उसके बाद में ये 0 था ये 4 था तो ये 0 और ये 4 यहाँ पे। ठीक है, अब इनको मिलाते हुए जब आप एक ग्राफ बनाओगे तो ये बनेगा पीपीसी कर्व। ठीक है, तो पीपीसी कर्व किस तरीके से बना आपको पता चल गया होगा। इसका जो शेप होता है वो होता है कॉनकेव। ये कौन सा शेप कहलाता है बेटा, कॉनकेव शेप कहलाता है। ऐसा क्यों होता है आगे बात करेंगे, है ना। तो देखो इस तरीके से बना पीपीसी। अब मैं एक फ्री हैंड कर्व बना रहा हूं। कुछ ऐसा पीपीसी बना, तो इसको हमने क्या नाम दिया, कॉनकेव शेप नाम दिया कि सर ये जो पीपीसी का शेप होता है ये कैसा होता है, कॉनकेव होता है। आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब ऐसा क्यों होता है इसके बारे में अपन आगे बात करेंगे। अब आगे देखो बेटा, पॉइंट्स ऑन पीपीसी एक टॉपिक है आपके पास, पॉइंट्स ऑन पीपीसी। तो देखो आपने जब ये पीपीसी का लाइन बनाया तो आपने देखा होगा कुछ पॉइंट्स को मिला के बनी है। जैसे ऐसे कुछ पॉइंट्स थे बेटा जिनको मिला के हमने ये लाइन बनाई थी, है ना, कि ऐसे कुछ पॉइंट्स थे जिनको मिला के हमने ये लाइन बनाई थी। तो सर ये जैसे पॉइंट मान लो ए बी सी, एक पॉइंट यहाँ पे बना देता हूं मैं, डी हो गया आपका, ये ई पॉइंट हो गया, ये ए बी सी डी ई पॉइंट है। तो ये पॉइंट क्या इंडिकेट करते हैं आपको इस टॉपिक में ये पढ़ना है। मान लो कोई पॉइंट एफ है यहाँ पे, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है। कोई पॉइंट जी है बेटा यहाँ पे, तो ये पॉइंट क्या इंडिकेट कर रहा है ना, हमें ये सब रीड आउट करना है इस टॉपिक में। तो देखो क्या है कि सर अगर कोई भी पॉइंट हो पीपीसी लाइन, ये जो लाइन है ना बेटा इसको पीपीसी लाइन बोलेंगे। ये वाली लाइन जो ये वाली जो लाइन है बच्चे, इसको क्या बोलते हैं, पीपीसी लाइन। तो इसका मतलब मैं कौन कौन से पॉइंट की बात कर रहा हूं, पॉइंट ए बी सी डी एंड ई, इन पॉइंट्स की बात कर रहा हूं। तो ये जो पॉइंट्स पीपीसी लाइन पे है बेटा, ये क्या शो करते हैं, ये शो करते हैं फुल्लर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। फुल्लर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि आपके रिसोर्सेज जो है बेटा वो फुल्ली यूटिलाइज हुए हैं। आपके रिसोर्सेज जो है वो क्या हुए हैं, फुल्ली यूटिलाइज हुए हैं। मतलब आपका एक भी रिसोर्स वेस्ट नहीं गया है, आपने पूरा पूरा रिसोर्स का यूटिलाइजेशन कर लिया है। जैसे आओ एक बार छोटा सा अपन वापस पीछे चलते हैं, देखो मैं तुम्हें समझाता हूं अच्छे से। इस टेबल को देखो आप, इस टेबल में मैंने कहा था कि आपने यहाँ 10 एप्पल खरीदे, तो 10 एप्पल को खरीदने में कितने रुपए यूज हुए, 10। और हमारे पास थे भी कितने, रिसोर्स भी कितने के थे, 10 रुपए के थे। यहाँ देखो एप्पल पे तो 9 रुपए खर्च हुए, ऑरेंज पे 1 रुपए खर्च हुए, तो यहाँ पे भी मिला के कितने खर्च हो गए, 10। यहाँ देखो एप्पल पे 8 लेकिन ऑरेंज पे 2, तो यहाँ पे भी मिला के कितने खर्च हुए, 10। यहाँ देखो एप्पल पे 7 ऑरेंज पे कितने हुए, 3, है ना। तो बेटा आप एक चीज देखो, यहाँ पे भी 10 रुपए, है ना। यहाँ देखो एप्पल पे 6 ऑरेंज पे 4, तो यहाँ पे भी 10 रुपए। यहाँ एप्पल पे 0 ऑरेंज पे 10, तो यहाँ पे भी 10 रुपए। तो आप देख लो किसी भी कॉम्बिनेशन पे आप चले जाओ, रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज हो रहे हैं, है ना। तो यही तो मैंने यहाँ पढ़ाया है बेटा कि रिसोर्सेज आर फुल्ली यूटिलाइज्ड, रिसोर्सेज आर फुल्ली यूटिलाइज्ड है। ये बताता है हमें कोई भी पॉइंट हो जो पीपीसी के ऊपर हो, पीपीसी लाइन के ऊपर हो। अब देखो पॉइंट बियॉन्ड पीपीसी लाइन, कि अगर कोई पॉइंट पीपीसी लाइन के बाहर हो, जैसे अगर मैं बात करूं पॉइंट एफ की, है ना,
अब आप एक बात बताओ, ये जो पीपीसी लाइन के बाहर है ये पॉइंट एफ जो है बेटा, इसका मतलब क्या है? इस प्रोडक्शन के लेवल को अचीव नहीं किया जा सकता क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट रिसोर्सेज नहीं है। मैं पूरे 10 रुपए खर्च कर दूं तो भी यहीं पहुंच पा रहा हूं मैं। तो एक बात बताओ, वहां तो मैं पहुंच ही नहीं सकता ना। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? दिस प्रोडक्शन लेवल कांट बी अचीव्ड विथ एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज। कि सर ये प्रोडक्शन का लेवल हम एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज के साथ अचीव नहीं कर सकते। ठीक है। अब एक पॉइंट जी रह गया बेटा, है ना? तो इधर लिख रहा हूं मैं पॉइंट जी जो है बच्चे, ये क्या इंडिकेट करता है? तो पॉइंट जी जो है बेटा, पता है क्या इंडिकेट करेगा? कि अगर आप पूरे 10 रुपए यूज करते तो यहां पहुंच जाते, इस लाइन पे पहुंच जाते, यहां प्रोडक्शन का लेवल होता। बट आप तो यहीं रह गए। इसका मतलब रिसोर्सेज पूरे यूटिलाइज नहीं हुए, रिसोर्सेज अंडर यूटिलाइज्ड है। तो ये क्या इंडिकेट करेगा? रिसोर्सेज आर अंडर यूटिलाइज्ड, कि रिसोर्सेज पूरी तरीके से यूटिलाइज्ड नहीं है। तो ये आपका आ गया बेटा पॉइंट जी पे। तो अगर अब कोई भी तुमको ये टॉपिक पूछ ले कि पीपीसी लाइन के ऊपर जो पॉइंट होते हैं वो क्या इंडिकेट करते हैं? फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। कोई भी पॉइंट बियॉन्ड पीपीसी लाइन है तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? वो रिप्रेजेंट करेगा कि इस प्रोडक्शन लेवल को हम अचीव नहीं कर सकते एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज के साथ। और पॉइंट कोई भी अंडर हो, मतलब बिलो हो, इस पॉइंट जी को हम क्या बोलेंगे? पॉइंट बिलो पीपीसी लाइन। पॉइंट बिलो पीपीसी लाइन। अगर कोई भी पॉइंट जो है पीपीसी लाइन से नीचे की तरफ हो बेटा, तो ये क्या बताएगा? कि रिसोर्सेज जो है वो अंडर यूटिलाइज्ड है। अब आगे देखो। अब छोटी सी एक चीज समझनी है हमको, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक छोटा सा कंसेप्ट समझेंगे पहले, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? तो बेटा आप एक चीज नोट करें, हमने एक लिखा था गुड एक्स, हमने एक लिखा था गुड वाई। हमने कहा एक्स की जब हम 10 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वाई की 0 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब अगर वाई की 1 यूनिट आपको प्रोड्यूस करनी है तो एक्स की कुछ यूनिट छोड़नी पड़ेगी आपको, है ना? तो जैसे मैं अज्यूम कर लेता हूँ यहाँ 1 प्रोड्यूस करी तो 10 में से 9, एक गया 9। अब इसकी वाई की 2 यूनिट प्रोड्यूस की तो इसमें से 2 छोड़ दो, 9 में से तो बेटा कितनी गई? 7। फिर इसकी 3 यूनिट प्रोड्यूस की तो 7 में से 3 गए, बताओ कितना बचा? 4। फिर इसकी 4 यूनिट प्रोड्यूस की तो 4 में से 4 गए, तो यहाँ कितना बचेगा? 0। ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन हमारे पास आए थे, इसको हमने नाम दिया था कि कॉम्बिनेशन ए, कॉम्बिनेशन बी, कॉम्बिनेशन सी, कॉम्बिनेशन डी, कॉम्बिनेशन ई। अब देखो समझने लायक बात क्या है, अगर आपको गुड वाई का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो गुड एक्स को कम करना पड़ेगा क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है। गुड वाई का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो गुड एक्स के प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा क्योंकि रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है। और इसी को कहते हैं बेटा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो देखो क्या लिखा हुआ है, फॉर मोर प्रोडक्शन ऑफ गुड वाई we have to sacrifice some units of good x. This sacrification is known as अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कि सर इस सेक्रिफिकेशन को हम क्या कहेंगे? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहेंगे। ये आपको पता होना चाहिए, है ना? कि सर गुड वाई का अगर आप ज्यादा प्रोडक्शन करना चाहते हो तो गुड एक्स की कुछ यूनिट्स को छोड़ना पड़ेगा। और ये जिस रेट पे आप छोड़ रहे हो, जिस रेट पे आप ये सेक्रिफिकेशन कर रहे हो, उसको कहते हैं हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है सर, हमारे पास रिसोर्सेज तो लिमिटेड है ना। तो हम ऐसा तो है नहीं कि दोनों गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। अगर आपको एक गुड का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो दूसरे को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। अब आप एक चीज देखो,
कि सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट कैसे की जाती है? तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट की जाती है बेटा, इसका एक फॉर्मूला होता है, आपने जितना सेक्रिफिकेशन किया है उसको डिवाइड कर दो आप किससे? गेन से। जितना आपको गेन हो रहा है उससे आप क्या कर दो? डिवाइड कर दो। कि आप अपने सेक्रिफिकेशन को इससे डिवाइड कर दो बेटा? गेन से। तो देखो बच्चे, अगर मैं बात करूं यहां पे, तो यहां मुझे सेक्रिफिकेशन कितने का हुआ? 1 का। और गेन भी कितने का हुआ बेटा? 1 का। तो सेक्रिफिकेशन को डिवाइड कर दो गेन से। 1 डिवाइडेड बाई 1 क्या? ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 1। यहाँ अगेन सेक्रिफिकेशन हुआ 2 का, यहाँ गेन हुआ सिर्फ 1 का। तो सेक्रिफिकेशन को डिवाइड कर दो गेन से। 2 डिवाइडेड बाई 1 तो 2 आएगा। फिर यहाँ सेक्रिफिकेशन हुआ 3 का, और यहाँ गेन हुआ बेटा 1 का। तो 3 डिवाइडेड बाई 1 बताओ कितना आएगा? 3। फिर यहाँ देखो सेक्रिफिकेशन हुआ 4 का, और गेन कितने का हुआ? 1 का। तो 4 डिवाइडेड बाई 1 कितना आया? 4 आया। तो आप एक चीज देखो बेटा कि सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या आई? 1, 2, 3, 4। और आप एक चीज देखो, यहाँ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो इंक्रीजिंग है। कैसी है बेटा? इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। और ये जो इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, इसकी वजह से पीपीसी जो होता है उसका जो शेप है बेटा वो कॉनकेव होता है। क्या होता है? कॉनकेव। याद रखना कि सर ये जो इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है इसकी वजह से पीपीसी का जो शेप होता है वो कैसा होता है? कॉनकेव होता है। तो देखो आगे यही टॉपिक अपन डिस्कस करने वाले हैं, शेप ऑफ पीपीसी। तो ध्यान रखना पीपीसी का जो शेप है बेटा वो 3 तरह का होता है। एक होता है कॉनकेव, एक होता है कॉन्वेक्स, और एक होता है स्ट्रेट लाइन। कॉनकेव कब होता है? व्हेन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इंक्रीजिंग। व्हेन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इंक्रीजिंग। सर जब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज होती है तो पीपीसी का शेप कैसा होता है? कॉनकेव होता है। कॉन्वेक्स कैसे कब होता है? व्हेन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज डिक्रीजिंग। जस्ट अपोजिट हो जाएगा बेटा। भाई इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में कॉनकेव होता है, तो कॉन्वेक्स कब होगा? जब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डिक्रीज होगी, है ना। और स्ट्रेट लाइन कब होगा? व्हेन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज कांस्टेंट। कि सर जब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो? कांस्टेंट हो, तब क्या होगा बेटा? स्ट्रेट लाइन होगा पीपीसी का शेप। तो ये हमने डिस्कस कर लिया बेटा। अब आगे देखो बेटा, अगला टॉपिक है बच्चे रोटेशन ऑफ पीपीसी। कि सर पीपीसी कर्व का क्या देख रहे हैं हम? रोटेशन देख रहे हैं। पहली बात तो आप रोटेशन का मतलब समझो। कोई भी कर्व हो इकोनॉमिक्स में, रोटेशन का मतलब क्या है बेटा? चेंज इट वन एंड ओनली। कि सर कर्व में ग्राफ में सिर्फ एक ही एंड पे चेंज आएगा। एक ही एंड का मतलब क्या है? ध्यान से समझना। मान लो सर ये पीपीसी है, तो या तो कुछ ये ऐसे हो गया। तो एक चीज देखो, इस एंड पे चेंज आ रहा है, इधर कोई चेंज नहीं आ रहा है। इधर तो जहां था वही का वही है सर। तो आप एक चीज देखो, सिर्फ एक एंड पे जब चेंज आता है बेटा तो इसको कहते हैं बच्चे रोटेशन, है ना।
देखो बेटा, रोटेशन जो है वो दो तरह का होता है। पहला टाइप जो होता है बेटा वो होता है अपवर्ड रोटेशन। और दूसरा जो होता है वो कौन सा होता है? डाउनवर्ड रोटेशन। पहला तो कौन सा? अपवर्ड रोटेशन। दूसरा कौन सा होता है? डाउनवर्ड रोटेशन। अपवर्ड रोटेशन का मतलब व्हेन प्रोडक्शन ऑफ वन गुड इंक्रीजेस, कि सर जब एक गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ता है तो क्या होता है? अपवर्ड रोटेशन होता है। और सर जब एक गुड का प्रोडक्शन गिरता है तो डाउनवर्ड रोटेशन होता है। व्हेन प्रोडक्शन ऑफ वन गुड डिक्रीजेस, सर जब एक ही गुड्स का प्रोडक्शन कम होता है तो जो आपका पीपीसी है वो क्या होगा? डाउनवर्ड रोटेट होगा। कैसे रोटेट होगा बेटा? डाउनवर्ड रोटेट होगा। अब आओ देखो इनको डिटेल में समझते हैं। बात चल रही है अपवर्ड रोटेशन की। सबसे पहले हमने यहाँ क्या लिखा? व्हेन प्रोडक्शन ऑफ वन गुड इंक्रीजेस, कि सर जब एक ही गुड का प्रोडक्शन बढ़ता है तो अपवर्ड रोटेट होता है। फॉर एग्जाम्पल कि सर प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स इंक्रीजेस, प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स इंक्रीजेस। और किस वजह से इंक्रीज हुआ ये? है ना, ड्यू टू, हो सकता है गुड एक्स के रिसोर्सेज इंक्रीज हो गए, ड्यू टू इंक्रीज इन रिसोर्सेज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स। या हो सकता है सर गुड एक्स की टेक्नोलॉजी बढ़ गई, इस वजह से क्या हो सकता है? उसका प्रोडक्शन बढ़ के आ सकता है। ठीक है, तो अब देखो ग्राफ किस तरीके से बनेगा वो समझो आप। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज ये सर, मान लो पीपीसी है आपका, इधर क्या आता है? गुड वाई। यहाँ क्या लिखेंगे बेटा अपन? गुड एक्स। ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, और ये क्या है बेटा? वाई एक्सिस। अब मान लो कुछ ऐसा प्रोडक्शन हो गया, है ना, तो देखो ये अपवर्ड रोटेशन होता है। ये क्या होता है? अपवर्ड रोटेशन होता है। अब ये ग्राफ किसको इंडिकेट करेगा? कि यहाँ पे जो प्रोडक्शन बढ़ा है वो किसका बढ़ा है? केवल और केवल गुड एक्स का, है ना, कि गुड एक्स का प्रोडक्शन बढ़ा है। अच्छा, इस कर्व को मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये देखो, है ना। तो आप एक चीज देखो, यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ा है और यहाँ पे प्रोडक्शन किसका बढ़ा है बेटा? गुड वाई का। तो ये भी अपवर्ड रोटेशन ही है। जब एक गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ता है तो इसको क्या कहेंगे बेटा? अपवर्ड रोटेशन कहेंगे। और आप एक चीज देखो, मैंने क्या बोला था थोड़ी देर पहले कि रोटेशन में चेंज जो आता है वो सिर्फ एक ही एंड पे आता है। देखो इस एंड पे कोई चेंज नहीं है, यहाँ पे भी इस एंड पे कोई चेंज नहीं है, सिर्फ सिंगल एंड पे चेंज आ रहा है दोनों तरफ। ठीक है, आगे देखो। अब देखो बात करते अपन डाउनवर्ड रोटेशन के बारे में। तो डाउनवर्ड रोटेशन क्या होता है बेटा, या कब होता है? व्हेन प्रोडक्शन ऑफ वन गुड डिक्रीजेस, सर किसी भी वजह से एक गुड का प्रोडक्शन कम हो गया, सिर्फ एक गुड का प्रोडक्शन कम हो गया तो आपका पीपीसी डाउनवर्ड रोटेट होगा। देखो
ये पीपीसी बना हुआ था पहले, अब पीपीसी कुछ ऐसे बन गया, तो ये कैसा हो गया, डाउनवर्ड रोटेट हो गया। या आप इधर देखो, ये पीपीसी बना हुआ था, अब पीपीसी कुछ ऐसा बन गया, है ना। तो ये भी क्या हो गया बेटा, आपका डाउनवर्ड रोटेशन हो गया। आपने ये ध्यान रखना है, ठीक है, कि सर डाउनवर्ड रोटेशन क्या होता है, आई थिंक आपको पता चल गया होगा। और ऐसा कब होता है ना, जब प्रोडक्शन डिक्रीज होता है। प्रोडक्शन डिक्रीज होने के कुछ कारण होते हैं, जैसे रिसोर्सेज कम हो गए, रिसोर्सेज में कमी आ गई सर, बात समझ में आई। या हो सकता है सर टेक्नोलॉजी डिग्रेड हो गई, हालांकि ऐसा होता नहीं है, टेक्नोलॉजी हमेशा अपग्रेड ही होती है बेटा, ठीक है। बाकी आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको डाउनवर्ड रोटेशन क्या होता है। अब इसके बाद देखो आगे, शिफ्टिंग ऑफ पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व की शिफ्टिंग। तो देखो शिफ्टिंग जो होती है बेटा, हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, शिफ्टिंग में चेंज आता है बेटा एट बोथ एंड्स, एट बोथ एंड्स। कि सर जब ग्राफ में दोनों एंड पे चेंज आ रहा है तो आप समझ जाओ शिफ्टिंग हो रही है। लाइक ये ग्राफ है, ये या तो कुछ ऐसे या कुछ इस तरीके से, तो ये वाली जो शिफ्टिंग है इसको कहते हैं हम राइटवर्ड शिफ्टिंग, राइटवर्ड शिफ्टिंग। और ये वाली जो शिफ्टिंग है इसको हम बोलते हैं लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग। आई थिंक आपको समझ में आ जाना चाहिए कि राइटवर्ड शिफ्टिंग क्या होती है, जो राइट हैंड की तरफ शिफ्ट होता है, और जो लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग होती है वो किस तरफ होती है, लेफ्ट हैंड की तरफ शिफ्ट होती है। अब आगे देखो, राइटवर्ड शिफ्टिंग होती कब है, क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सर राइटवर्ड शिफ्टिंग कब होती है, व्हेन प्रोडक्शन ऑफ बोथ गुड्स इंक्रीजेस। कि सर दोनों गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ गया तो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, मतलब कि सर गुड एक्स और गुड वाई दोनों का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, देखो ये राइटवर्ड शिफ्ट हुआ, है ना। और अगर अपन बात करें किसकी, लेफ्टवर्ड शिफ्ट की, तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट कब होता है, जब दोनों गुड्स का प्रोडक्शन कम होता है। ये देखो इधर की तरफ आएगा, तो दोनों गुड्स का प्रोडक्शन जब कम होगा तब लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, ठीक है। तो मैंने एक डायग्राम ड्रॉ कर दिया है आपको, ठीक है। तो ये इसी के साथ बेटा आपका टॉपिक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व जो है बेटा वो कंप्लीटली खत्म हो गया है।